हेलो एवरीवन। चलिए अब हम लोग रे ऑप्टिक्स का कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है ना, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन हम लोग को देखना है। आज हम लोग बहुत सारे एग्ज़ाम का, जैसे नीट हो गया, जेईई मेन है, जेईई एडवांस है, और भी कुछ एम्स हो गया, कुछ और भी स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि टॉल मैन ऑफ हाइट 6 फीट, आदमी का हाइट कितना 6 फीट, वांट टू सी हिज फुल इमेज। ठीक है, कोई आदमी है जिसका कि हाइट 6 फीट दे रखा है, वो अपनी फुल इमेज देखना चाहता है। फाइंड मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द मिरर। तो 6 फीट के आदमी जो चाह रहा है कि पूरा अपना इमेज देखे, यानी कि सर से पाँव तक अपना इमेज देखना चाहता है, तो उसके लिए मिरर का हाइट क्या होगा वो पूछ रहा है। तो मान लो कि ये एक मिरर हमने लगाया, ये एक सरफेस है, ग्राउंड है, ग्राउंड पर हमने मिरर लगाया, और ये आदमी है जिसका कि हाइट आपको दे रखा है 6 फीट। कंसेप्ट ये बोलता है कि हाइट ऑफ मिरर को हम लोग किसे दिखाते हैं HM, और जो आदमी का हाइट है इसको बता रहे हैं हम लोग Y। तो कॉन्सेप्ट आपसे ये बोलता है कि मिरर का हाइट जो होना चाहिए वो आदमी के हाइट का आधा होना चाहिए, या किसी भी ऑब्जेक्ट के हाइट का हाफ होगा तो बोलते हैं कि मिरर जो है वो फुल इमेज बना सकता है उस ऑब्जेक्ट का। यानी कि हाइट ऑफ मिरर यहाँ पे HM बराबर फॉर्मूला बोलता है बाबू Y/2। ऑब्जेक्ट का हाइट है 6 फीट बाई 2, यानी कि जो मिरर का हाइट होना चाहिए ताकि वो आदमी अपना फुल इमेज देखे, वो हो जाएगा आंसर कितना 3 फीट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, अ माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ मार्क ऑन अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, कोई पेपर का पीस है, कागज़ का टुकड़ा, उस कागज़ के टुकड़े पर, जैसे मान लो बाबू कि ये एक कागज़ का टुकड़ा है, इस कागज़ के टुकड़े पर एक मार्क बना हुआ है, एक डॉट है, कुछ भी निशान बना हुआ है, उस निशान पर एक माइक्रोस्कोप को फिक्स कर दिया गया। यहाँ से कुछ आप समझिए, इस तरह से ये एक माइक्रोस्कोप है, इसको फिक्स कर दिया गया। फिर बोल रहा है कि एंड देन ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और थिकनेस है 3 सेंटीमीटर। ग्लास स्लैब एक रख दिया गया, इस ग्लास स्लैब को इस डॉट पे या इस पेपर पे जो मार्क है उस पर रख दिए, जिसका कि थिकनेस 3 सेंटीमीटर है। क्लियर, जिसका कि थिकनेस कितना है 3 सेंटीमीटर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है कितना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 1.5। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे दिया 1.5। अगर यहाँ से आपको पूछता है कि एक्चुअल डेप्थ बताइए, अगर क्वेश्चन में मान लो पूछ देता कि एक्चुअल डेप्थ बताइए किसका, तो एक्चुअल डेप्थ अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाता कि उस मार्क का एक्चुअल डेप्थ बताओ कि वो मार्क एक्चुअली में कितना डेप्थ पर है, तो बोलेंगे कि 3 सेंटीमीटर के डेप्थ पर है। जितना थिकनेस होगा उतना ही तो डेप्थ होगा, है कि नहीं? जितना थिकनेस है उतना ही क्या है, डेप्थ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये कितना डेप्थ पर होगा, 3 सेंटीमीटर के डेप्थ पर होगा। फिर आपसे बोला कि हाउ शुड द माइक्रोस्कोप बी मूव्ड टू गेट द मार्क इन फोकस अगेन। हम लोग को उसको, इस माइक्रोस्कोप को कितना मूव करना चाहिए ताकि वो फिर से जो है सो फोकस पे बने। जब ये मार्क पहले कितना था, तो पहले मार्क यहाँ रखा हुआ था, ये माइक्रोस्कोप फोकस पे था। ग्लास स्लैब को 3 सेंटीमीटर थिकनेस के ग्लास स्लैब को जो हम लोग रख दिए, तब ये मार्क कहाँ पहुँच गया, तो उस डेप्थ को हम लोग बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। और एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ बाई म्यू। रियल डेप्थ है 3 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास स्लैब का 1.5, तो ये हो जाएगा पूरा 2 सेंटीमीटर। यानी कि पहले जो माइक्रोस्कोप से ये जो डॉट था, ये जो मार्क था, वो पहले माइक्रोस्कोप से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर था, लेकिन अब दिख रहा है ग्लास स्लैब रख देने के कारण ये डॉट अब 3 सेंटीमीटर नहीं 2 सेंटीमीटर की हाइट पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि अब इस माइक्रोस्कोप से आप इस डॉट को देखना चाहते हैं, तो 3 सेंटीमीटर गैप था, अब उसको 2 सेंटीमीटर जो है सो करना होगा। तो ऊपर शिफ्ट किया है ना, 1 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट किया है, तो वापस से आपको इस माइक्रोस्कोप को भी 1 सेंटीमीटर ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि हाउ शुड द माइक्रोस्कोप बी मूव्ड, तो किधर मूव करना पड़ेगा, अपवार्ड, वो भी कितना से, तो 1 सेंटीमीटर से। ठीक है, ताकि वापस से उस फोकस पे आ जाए। तो यहाँ लिख देंगे 1 सेंटीमीटर अपवार्ड। वेरी इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हैज पावर P कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स अलोंग इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। कोई इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है बाबू इस तरह का,
इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है कि दोनों साइड कॉन्वेक्स सरफेस है, दोनों साइड का रिफ्रैक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर भी जो है वो सेम है। इस इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को कट कर दिया गया किधर, तो उसके प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कट कर दिए हैं। तो कट करने पर ये इस टाइप का लेंस का 2 टुकड़ा आपको नज़र आएगा। लेंस का जो थिकनेस होता है वो लेंस का बीच वाला हिस्सा होता है, या बोल सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा वाइडर सेक्शन होता है वही थिकनेस होगा लेंस का। तो बीच में से काटने पर क्या होगा कि इस लेंस का थिकनेस चेंज नहीं करेगा। हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि किसी भी लेंस का जो फोकस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंस के थिकनेस के। फोकस जो होता है वो लेंस के थिकनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर लेंस मोटा होगा, थिक लेंस होगा, मोटा लेंस होगा तो उसका फोकल लेंथ कम, और पतला लेंस होगा तो उसका फोकल लेंथ ज़्यादा। तो यहाँ पर जब लेंस को आपने कट किया तो थिकनेस चेंज नहीं हुआ, यहाँ भी टी यहाँ भी टी, थिकनेस चेंज नहीं हुआ तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। और जो पावर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, फोकल लेंथ का। अगर फोकल लेंथ ही चेंज नहीं हुआ तो पावर भी चेंज नहीं होगा। अगर इस लेंस का पावर पी था तो कट करने के बाद भी दोनों हिस्से का पावर क्या रहेगा, पी ही रहेगा। यानी कि एक पार्ट का आपसे पावर पूछ रहा है तो आंसर बोल देंगे पी। बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर इन कॉन्टैक्ट एंड कोएक्सियली। यानी कि दोनों लेंस को जो है वो इस तरह से, एक लेंस ये रहा और एक लेंस ये रहा, इस तरह से 2 लेंस को जो है सो, एक का लेंस का फोकल लेंथ f1 है और दूसरे लेंस का फोकल लेंथ f2 है। अलग अलग फोकल लेंथ के लेंस को कंबाइंड कर दिया गया। आपसे पूछ रहा है कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। एक बात बताइए, इसको कंबाइंड करिएगा, है ना, कंबाइंड करिएगा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो आपने पढ़ा है कि P इक्विवेलेंट बराबर P1 प्लस P2। पावर क्या होता है, तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि 1/f1 प्लस 1/f2। एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, f1 प्लस f2 बट्टा f1 f2। क्लियर। आपका जो रेसिप्रोकल लेने के बाद क्या आ जाएगा वैल्यू, तो f1 प्लस f2 बट्टा f1 f2। यही आपसे पूछ रहा था। क्लियर हुआ। तो यही आपसे पावर ऑफ कॉम्बिनेशन पूछा गया था। यही 4 क्वेश्चन जो कि आपके नीट का पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं 5 से। चलिए नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है आपको कि इन TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बात कर रहा है, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, है ना। ये नीट 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन, इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर C, या फिर इसी C को थीटा C, क्रिटिकल एंगल को C से भी दिखाते हैं या फिर थीटा C से भी दिखाते हैं, जैसे आप डिनोट करना चाहें। फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टैक्ट व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साफ साफ क्लियर है, ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी में आपने देखना भी है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हमने आपको पढ़ाया भी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, सीधा 90 डिग्री। या फिर यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कोई ये इस तरह से एक इंटरफेस है, ऊपर में कोई रेयर मीडियम है, नीचे कोई डेंसर मीडियम है, ठीक। रे ऑफ लाइट यहाँ से आया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या होता है, तो सबसे पहला कंडीशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट, डेंसर मीडियम से रे ऑफ लाइट निकली, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। क्लियर। यहाँ इंसिडेंस एंगल I, अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो रे ऑफ लाइट इंटरफेस से पास करेगी, उस कंडीशन में रिफ्रैक्शन एंगल कितना बन जाता है, 90 डिग्री, ठीक। दूसरा, अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के ज़्यादा हो गया या उसके बराबर भी कंसीडर करते हैं तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि TIR होगा और रे ऑफ लाइट इसी मीडियम में वापस लौट गई, यानी कि डेंसर से गया और डेंसर में ही लौट गया, मीडियम चेंज नहीं हुआ तो रिफ्लेक्शन होगा। इसी फेनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर। उसके लिए आप क्या करते हैं, तो उसके लिए फार्मूला होता है sin थीटा C, क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए फार्मूला होता है sin थीटा C बराबर 1/μ, और म्यू बराबर फार्मूला होता है μ2 बट्टा μ1, या बोल सकते हैं μd/μr, यानी कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बट्टा रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ तो आपसे सिर्फ एंगल पूछ रहा था, 90 डिग्री हो गया, क्लियरली ख़त्म, ठीक। दूसरा, हमने आपको थ्योरी में ये भी पढ़ाया था कि इसके लिए अगर मान लो कि यहाँ पर रेयर मीडियम के जगह पर अगर मान लीजिए कि एयर है और यहाँ कोई दूसरा मीडियम है, डेंसर मीडियम की जगह कोई दूसरा मीडियम है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ है, एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमने आपको पढ़ाया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए उस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
कम से कम √2 के या तो बराबर हो या फिर उससे एटलीस्ट ज़्यादा होना चाहिए, तभी TIR होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, और भी कुछ कंसेप्ट हम आपको रिकॉल करा देते हैं। हमने आपको पढ़ाया था कि जैसे मान लो ये कोई इंटरफेस है, यहाँ पर कहीं मान लीजिए सपोज दैट हमने एक इल्यूमिनेटेड कुछ लाइट सोर्स रख दिया। उस लाइट सोर्स को यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, नॉर्मल है ये। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकला, ठीक, यहाँ से भी एक रे ऑफ लाइट निकला। ये दोनों एक्सट्रीम लाइट्स हैं। ये रे ऑफ लाइट जो है सो मीडियम को पार नहीं कर पाई और इसी इंटरफेस से पास कर गई। तो इंटरफेस से पास करने पर रिफ्रैक्शन एंगल यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी रिफ्रैक्शन एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। तो इतना दूर का जो सरफेस है, यहाँ पर एक सर्कुलर ब्राइट स्पॉट, सर्कुलर ब्राइट पैच बनेगा। क्लियर, इसका ये रेडियस होगा। इस लाइट सोर्स को आपने मान लीजिए h डेप्थ पर रखा था। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था, डेंसर मीडियम का। तो अगर आपसे इस सर्कुलर ब्राइट स्पॉट का एरिया पूछता है, तो चूंकि ये सर्कुलर स्पॉट है तो इसका एरिया होगा πr²। रेडियस कैसे निकलेगा, तो रेडियस का सीधा फार्मूला दिमाग में रखेंगे, r बराबर h अपॉन √μ² - 1। क्लियर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में का जो कंसेप्ट है वो रे ऑप्टिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ध्यान रखो वो कि म्यू की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, एयर के लिए इक्वल टू 1 हो जाती है, वैक्यूम के लिए इक्वल टू 1 हो जाती है। ऐसे जनरली म्यू की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। और कोई भी वैल्यू जो अगर ग्रेटर देन 1 चाहिए तो बड़ा क्वांटिटी है ना, जो बड़ी वैल्यू है वो ऊपर होनी चाहिए, न्यूमरेटर में होनी चाहिए, छोटी वैल्यू नीचे होनी चाहिए। यानी कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर क्योंकि ये ज़्यादा होता है, और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे क्योंकि ये कम होता है। तभी जा करके इसका जो ओवरऑल रेशियो निकालिएगा तो बड़ी वैल्यू ऊपर है, छोटी वैल्यू नीचे, तो ग्रेटर देन 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको मैं पूरा डेरिवेशन बताया है कि रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू। कोई रे ऑफ लाइट है वो ट्रैवल कर रहा है ट्रांसपेरेंट मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, फॉल्स ऑन अ सरफेस सेपरेटिंग द मीडियम। ऐसे सरफेस पर गिरा जो कि क्या कर रहा है, दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है, सेपरेटिंग द मीडियम फ्रॉम एयर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री। यानी कि इस तरह से एक मीडियम है, उस पर रे ऑफ लाइट यहाँ से ट्रैवल कर रहा था, है ना। इस सरफेस पर इस तरीके से गिरा कि ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। समझ गए। ऊपर में आपका क्या है, एयर है, यहाँ पर आपका कोई मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। क्वेश्चन यही है बस। आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ म्यू द रे अंडरगो फॉर TIR। तो TIR के लिए, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन के लिए जो इंसिडेंस एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि इंसिडेंस एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन θc। क्लियर। अगर दोनों साइड हम साइन ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो साइन I बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, ग्रेटर देन साइन θc। ठीक है, क्रिटिकल एंगल। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्रिटिकल एंगल के लिए साइन θc की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे हम लोग। तो साइन θc निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो देखो, तो साइन θc तो हमको पता नहीं है ना। साइन θc निकालने के लिए फार्मूला होता है 1/μ। तो यहाँ से साइन θc आ गया आपको 1/μ। I की वैल्यू कितनी, तो 1/sin 45, इंसिडेंस एंगल 45 है ना, sin 45 1/√2, यानी कि 1/√2 जो है यहाँ पर दिख रहा है 1/√2 ग्रेटर दैन 1/μ। इसका मतलब म्यू जो है, अगर हम इसको पलट दें तो म्यू ग्रेटर देन हो जाएगा किसके, √2 के। क्लियर। यानी कि अगर रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है ना, चीज़ें जो इधर घुमा हुआ उधर घूम जाएगा, तो म्यू ग्रेटर देन √2। ये हम थ्योरी में आपको पहले ही पढ़ाए हैं, सेम थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा, ये नीट 2019, ये नीट 2010। क्लियर। तो म्यू ग्रेटर देन √2 यानी कि 1.414 से ज़्यादा होनी चाहिए वैल्यू, तो वो कौन है, तो 1.50, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि डिस्क इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस ऑफ पॉन्ड। यानी कि कोई तालाब है, कोई पोखर है, उसके सरफेस पर एक डिस्क रख दिया गया बाबू। उस तालाब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको दे रखा है 5/3। अ सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड 4 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड के सरफेस से आपको 4 मीटर नीचे जो है ना, यही क्वेश्चन है, यही चीज़ है। ये लिक्विड का नीचे लिक्विड है, तालाब मान लो, इस तालाब पे ये वाला डिस्क रख दिए हैं, ये H का वैल्यू आपको दे रहा है 4 मीटर। समझ गए, रख दिया गया। आपसे पूछ रहा है रेडियस ऑफ डिस्क नीडेड सो दैट लाइट कमिंग नॉट कमिंग आउट। देखो लाइट बाहर कहाँ है, लाइट तो सरफेस पे फैल गया। समझ रहे। तो इसका मतलब हुआ कि आपसे रेडियस ही तो मांग रहा है, फार्मूला सामने आपको दिख रहा है, एग्जैक्ट उठा करके पुट कर दीजिए। इस फार्मूला पे JEE में भी क्वेश्चन आया है, नीट में भी आया है, एडवांस में भी आया है।
तो फार्मूला में पुट कर दो तीसरा क्वेश्चन के लिए। r बराबर h की वैल्यू कितनी 4 मीटर अपॉन म्यू स्क्वायर 5/3 का स्क्वायर करोगे तो 25/9 -1 तो 25/9 में से -1 करिएगा तो अंडर रूट 16/9 आ जाएगा बाबू। ठीक है, ये रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये रूट से बाहर आने पर 4/3, 4 से 4 कट जाएगा तो ये रेडियस कितना हो जाएगा 3 मीटर। काम खत्म। यानी कि 3 मीटर डिस्क का रेडियस, हम 3 मीटर रेडियस वाला डिस्क चाहिए उस तालाब पे रखने के लिए, उस पॉन्ड पे रखने के लिए, जिससे कि लाइट जो है सो बाहर नहीं आएगा। चलिए अब इसी पैरामीटर पे और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों सेम क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 ये चारों क्वेश्चन जेईई मेन का पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 8 नीट 1994 सेम प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है वैसा ही प्रीवियस 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो नीट 2001 का पूछा हुआ और ये नीट 1994 यानी कि मेडिकल का जो एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटिटिव उसका 1994 ईस्वी का। अब यहाँ देखो सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं किया। 1994 में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 है, 2001 में भी वही था, वहाँ भी हाइट 4 मीटर है, यहाँ भी 4 मीटर है, कुछ भी अंतर नहीं है। डिफरेंस क्या है, तो वहाँ पूछ रहा था रेडियस ऑफ जो है सो डिस्क, यहाँ पूछ रहा है मिनिमम डायामीटर। हो गए, कोई अंतर है ही नहीं, समझ रहा है। तो वहाँ कितना आया था रेडियस 3 मीटर, यहाँ डायमीटर क्या हो जाएगा, बस डायमीटर जो है वो दुगुना होता है रेडियस का, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 मीटर। यही आंसर है, काम खत्म। सेम प्रॉब्लम देखो, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 4/3, ठीक है। हाइट कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है रेडियस निकालने के लिए लगा देंगे फार्मूला वही वाला, r बराबर h/√μ² - 1। रेडियस भी पूछ रहा है आपसे, रेडियस भी किस में आएगा, तो रेडियस भी आपको चला आएगा, आपको कौन सी बोलते हैं सेंटीमीटर में आ जाएगा। रेडियस भी आपको जो है वो किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। बस हो गया, और कुछ करना नहीं है। कितना आएगा रेडियस इसका, जब कैलकुलेशन करोगे बाबू तो देख लेना 36/√7 सेंटीमीटर आंसर आएगा। क्वेश्चन पढ़ के आपको एक बार हम समझा देते हैं कि कोई वाटर सरफेस है, उसके नीचे मछली है, मछली जो है सो बाहर की दुनिया को देखने के लिए ऊपर की तरफ देख रहा है, सर्कुलर हॉरिजन उसको दिखाई दे रहा है, यानी कि सर्कुलर सरफेस उसको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मछली की आंख से निकलने वाला रे ऑफ लाइट बाहर नहीं निकल रहा है, सरफेस पर फैल जा रहा है, यानी कि क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट लगेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दे ही दिया, मछली का हाइट आपको दे ही दिया, सबको तो दे ही दिया, कोई दिक्कत है नहीं, ख़त्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपका जेईई मेन का पूछा हुआ। आपसे बोला कि वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो लाइट यूज किया गया उसका वेवलेंथ एक बार 4000 एंगस्ट्रम, दूसरे बार वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम। दो तरह का लाइट है। आपको बोला कि रेशियो ऑफ देयर रिजॉल्विंग पावर, आरपी का मतलब रिजॉल्विंग पावर। हमने आपको बताया है कि जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ख़त्म। रिजॉल्विंग पावर 1/रिजॉल्विंग पावर 2। रिजॉल्विंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर रिजॉल्विंग पावर 1 ऊपर तो λ1 नीचे, रिजॉल्विंग पावर 2 नीचे तो λ2 ऊपर। λ2 है 5000, λ1 है 4000। रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा बाबू 5:4। ख़त्म। दोनों ही क्वेश्चन नंबर ऑफ़ इमेज निकालने का है। नंबर ऑफ़ इमेज निकालने के लिए कंसेप्ट आपको बता दें कि इस तरह से मान लीजिए कोई मिरर दे दिया, 2 मिरर जो है वो कुछ एंगल पे एक दूसरे से मिल रहा है, समझ गए। अगर आपको बोलता है कि नंबर ऑफ़ इमेज बताइए, बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहीं भी रखा हुआ है, थीटा एंगल पे ऑब्जेक्ट है, मिरर थीटा एंगल पे है, बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट है, तो नंबर ऑफ़ इमेज ये दोनों मिरर मिल करके इस ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनाएगा, इसके लिए पहले आप n का वैल्यू निकालिए। n का वैल्यू कितना, तो 360 डिग्री बाई थीटा। तो नंबर ऑफ़ इमेज निकालने के लिए सबसे पहले आप n का वैल्यू निकालिए, n 360 डिग्री बाई थीटा। अगर n की वैल्यू इवन नंबर आ जाती है तो नंबर ऑफ़ इमेज होता है बाबू, तब जाके नंबर ऑफ़ इमेज होता है n-1। और अगर n की वैल्यू ऑड नंबर आ जाती है, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ़ इमेज बराबर सीधा n, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिरर के बीच का एंगल कितना है 60, तो 360/60 करोगे तो 60 को 360 से 60 से 360 में भागा दोगे तो 6 आएगा। तो नंबर ऑफ़ इमेज पहला क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 6 - 1 यानी कि 5।
60 यहाँ लिखिएगा तो 6 आएगा, n की वैल्यू 6 आएगी। 6 इवन नंबर है, नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए अगर n की वैल्यू इवन नंबर आ जाए तो -1 कर दो। दूसरा क्वेश्चन में 90 है, 90 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, फिर से इवन नंबर है, फिर नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए करना पड़ेगा तो 4 - 1 यानी कि 3। तो दोनों ही कंडीशन में जो है सो आपका इवन नंबर ही आया, तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ बोल रहा है कि इफ़ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ दिया है उसको f1 मान लेते हैं। ये कितना दिया है आपको? +80 सेंटीमीटर, ठीक है, +80 सेंटीमीटर। और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ जो है ये दिया आपको 50 सेंटीमीटर यानी कि -50 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है, इसीलिए कंबाइन टुगेदर दोनों लेंस को कंबाइंड कर दिया गया। मतलब कुछ इस तरह से सेक्शन जो है सो बना होगा, ठीक, एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव। व्हाट विल बी द रिजल्टिंग पावर? रिजल्टिंग पावर आपसे पूछा है बाबू। तो पावर जो होता है, रिजल्टिंग पावर के लिए फार्मूला क्या पढ़ाएं आपको? P1 + P2। जब दोनों एकदम कंबाइंड हो, सटा हुआ हो, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं हो तो सीधा जोड़ देंगे, है ना, 1/F1 अब +1/F2, ठीक है। तो पावर के लिए फोकल लेंथ क्या होना चाहिए आपका? मीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे 1/80 - 1/50। ये सब सेंटीमीटर में है। मीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करेंगे। 80 में 100 से डिवाइड करोगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। 100/80 - 100/50 इस तरह से कैलकुलेशन होगा और आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो आंसर आना होगा वो आ जाएगा। नेक्स्ट, 2 lenses of power -15D and +5D are in contact each other. Find equivalent focal length या combined focal length। तो पावर, इक्विवेलेंट पावर कितना हो गया? -15 + 5 यानी कि P1 + P2। तो ये हो गया -10D, 10 डायोप्टर। D का मतलब डायोप्टर। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है तो 1/F इक्विवेलेंट बराबर -10, नीचे ले आएंगे तो F इक्विवेलेंट बराबर कितना हो गया? -1/10, ठीक है, -1/10 यानी कि हो गया -0.1 मीटर यानी कि -10 सेंटीमीटर। ये आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो जाएगा। अगर नेचर पूछ दिया लेंस का कि लेंस कैसा है, तो फोकल लेंथ निगेटिव आया तो बोल देंगे कि फोकल लेंथ निगेटिव है, तो लेंस का नेचर क्या हो जाएगा? कॉन्केव लेंस। क्लियर? ये सब आपका जेईई मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ देखो, फिर आपको बोला कि मैग्निफिकेशन m प्रोड्यूस्ड बाय थिन लेंस वेरीज विथ इमेज डिस्टेंस v। लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है इमेज डिस्टेंस के साथ, वो होता है f - v/f। ये फार्मूला हम पढ़े हैं, m = v/u होता है, या फिर इमेज डिस्टेंस के टर्म में कन्वर्ट करिएगा तो f - v/f। ये फार्मूला है सिंपल। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 1 - v/f ऐसा लिख सकते थे, या फिर आप इसको लिख सकते थे -v/f + 1 ऐसा लिख सकते थे। मैग्निफिकेशन y एक्सिस पर, तो मैग्निफिकेशन के नीचे लेंगे y = -1/f। तो -1/f को ऐसे छोड़ दो, ठीक है। v कौन सा एक्सिस पर? x एक्सिस पर, तो x हो गया +1 जो है ये कांस्टेंट है, इसको c लिख देंगे। कंपेयर कीजिए y = mx + c से। तो इस इक्वेशन में जो स्लोप होगा, स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा, और tan थीटा बराबर आ गया -1/f। y = mx + c होता है, जो m होता है यहाँ y = mx + c। ये जो m है वो स्लोप है, मैग्निफिकेशन नहीं है। स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर -1/f। tan थीटा कैसे निकलेगा? तो यहाँ से देखिए, ऐसे पहले लाइन ड्रॉ कर लो, ये एंगल थीटा हो गया, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये c, ये b। तो tan थीटा हो गया आपको c/b, यानी कि c/b बराबर -1/f। तो f बराबर क्या हो जाएगा? f बराबर हो जाएगा आपको -b/c। क्लियर? f बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा? तो f बराबर आ जाएगा जो है सो -b/c। अब यहाँ पर आपको अगर आंसर पूछा जाए तो ऑप्शन में a/b, b/c, c/a, c/b करके दिया है, तो ऑप्शन में सीधा सीधा आप मार देंगे f बराबर क्या? तो डायरेक्ट b/c। ये जो माइनस होता है फोकल लेंथ तो b/c हुआ, ये माइनस क्या बताता है? तो माइनस तो नेचर बताता है ना कि लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो लेंस है वो कॉन्केव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू प्रिज्म से रिलेटेड बोल रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रिज्म है। तो इक्विलैटरल प्रिज्म के लिए, इक्विलैटरल का मतलब हो गया कि एंगल कितना? 60 डिग्री, यानी कि जो प्रिज्म एंगल है वो दे दिया आपको 60 डिग्री।
मिनिमम डेविएशन के लिए हमने आपको कंडीशन बताया है कि मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशन क्या होता है, तो R1 बराबर R2 और बराबर फार्मूला होता है A/2, यानी कि R1 R2 की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका कोई प्रिज्म है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आया, यहाँ से एक नॉर्मल है, यहाँ से इंसिडेंस एंगल बन गया I, रे ऑफ लाइट इधर जाएगा तो रिफ्रैक्शन एंगल R1। इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए। इधर एयर है तो एयर के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, तो जहाँ से रे ऑफ लाइट मीडियम चेंज करेगा वहीं पर अप्लाई करेंगे, उसी पॉइंट पे। तो इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यहाँ पर एंगल कितना I, तो 1 × sin I। जो काम आप इस पॉइंट के इधर किए हैं, यहाँ इस पॉइंट पे बैठ जाओ, पॉइंट के इधर देखो, जस्ट इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एंगल I तो sin I, वही काम इधर करिए। तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एंगल R1 तो sin R1। sin I जो है आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। R1 आपको पता है, तो यहाँ से म्यू का वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है √3 × sin R1। R1 30 डिग्री, sin 30 कितना 1/2, तो √3/2। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधा I की वैल्यू हो जाएगी आपको 60 डिग्री। क्लियर, जो I है वो I का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो I का वैल्यू आ जाएगा आपको सीधा 60 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो निकल गया 60 डिग्री। तो ये कुछ क्वेश्चन था आपको जो है सो रे ऑफ लाइट यानी कि रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड। और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। रे ऑप्टिक्स का जितना भी आपका JEE मेन, नीट एडवांस का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, इतना अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन किसी हालत में नहीं छूटेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, CBSE बोर्ड हो, नीट हो, JEE मेन हो, एडवांस हो, कुछ भी हो। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थैंक यू।